नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से सफर करने वाले को लेकर बड़ी खबर आई है। रेलवे ने ट्रेन की टिकट खरीदने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन 5 से पहले सरकार ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया और इसी के साथ ही पहली बार राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी ने एक साथ मोदी सरकार पर वार किया है। जी हाँ दोस्तों, सारे खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्या आपको भी लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, रेलवे टिकट रिजर्वेशन में बदलाव हुआ है। 31 मई से पूरे देश में यह नियम लागू होगा। जी हाँ, आपको बता दें, 1 जून से भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए 200 अतिरिक्त ट्रेन चला रहा है। ऐसे में हर कोई एक कंफर्म टिकट चाहता है ताकि सफर में कोई परेशानी न हो। अब आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने टिकट के एडवांस बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। भारतीय रेल ने रेल यात्रियों के हक में एक बड़ा फैसला किया है। यात्री अब सीधे 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले ही अपनी यात्रा टिकट बुक करा सकते हैं। इससे टिकट मिलने और यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, अभी तक आप सिर्फ 1 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग करा सकते थे। 3 महीने पहले टिकट बुक कराने के साथ ही रेलवे ने इन ट्रेनों में करंट सीट बुकिंग, तत्काल कोटा बुकिंग और बीच के स्टेशनों से भी बुक कराने की सर्विस शुरू कर दिया है। फिलहाल 230 स्पेशल ट्रेन में यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कराई जा सकती है। हालांकि सरकार ने देश भर में 2 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक कराने की सहूलियत दे दी है। इन ट्रेनों में अब सामान की बुकिंग कराई जा सकती है। इन ट्रेनों के लिए मोबाइल ऐप, कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन काउंटर और पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, लॉकडाउन 5.0 से पहले ममता सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। ममता सरकार ने बंगाल में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री का आदेश 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। राज्य में सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा को खोलने की मंजूरी दे दी गई। हालांकि धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह का सभा का आयोजन नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम भी तय किए हैं। सभी धार्मिक स्थलों को पहले सैनिटाइज किया जाएगा और एक बार में 10 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 जून से सभी कर्मचारियों के काम पर लौटने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 जून से 100% क्षमता के साथ सभी सरकारी और निजी दफ्तर खुल जाएंगे। चाय व जूट उद्योग भी 1 जून से 100% कामगारों के साथ खुल जाएंगे। हालांकि स्कूल अभी जून महीने तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल पिछले 2 महीने में कोविड-19 को फैलने से रोकने में सफल रहा था, लेकिन अब मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर से लोग लौट रहे हैं। रेलवे हजारों प्रवासी श्रमिकों को एक ही ट्रेन में भेज रहा है। अधिक ट्रेनें क्यों नहीं दी जा रही? श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाम पर भारतीय रेलवे करुणा एक्सप्रेस ट्रेन चला रही। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। जी हाँ, आपको बता दें, चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से अटकलों को बल मिल रहा है और ऐसे में सरकार को सही स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि चीन के साथ सीमा पर स्थिति को लेकर सरकार की चुप्पी के चलते संकट के इस समय में अटकलबाजी जोर पकड़ रही है और अनिश्चितता बनी हुई है। भारत सरकार को भारत को साफ साफ बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको बता दें कि मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक में तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन ने लद्दाख के पास करीब 5000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। वहीं बेस बनाने की खबरें भी आ रही है। इसके जवाब में भारत की ओर से लद्दाख में भी अपनी सैनिक संख्या बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, भारत ने इस मामले को बातचीत से हल करने की बात कही है, लेकिन मौजूदा हालत में वह किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों की बैठक में यह तय हुआ था कि भारत ने जो सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है उसे रोका नहीं जाएगा। वहीं अगली बड़ी
बड़ी खबर में आपको बता दें कि पहली बार राहुल, प्रियंका, सोनिया का मोदी पर एक साथ वार हुआ है। जी हां, आपको बता दें लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी और सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर ट्रिपल अटैक किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोनिया ने कहा है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण गरीबों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि देश विभाजन के बाद भी सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। गरीब, मजदूर, छोटे कारोबारी और किसान परेशान हैं। देश में हर व्यक्ति उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने बार बार सरकार को चेताया, लेकिन सरकार समझने को तैयार ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने भारत की आवाज बुलंद करने का सामाजिक बीड़ा उठाया है। सरकार को तुरंत खजाने का ताला खोलना चाहिए और गरीबों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर गरीब के बैंक खाते में अगले 6 महीने तक हर महीने 7,500 रुपए डाले जाने चाहिए। मनरेगा के तहत साल में 100 दिन के बजाय 200 दिन काम दिया जाए। एमएसएमई क्षेत्र के लिए तुरंत एक पैकेज घोषित किया जाए और साथ ही सरकार मजदूरों को उनके घर लौटने के लिए इंतजाम भी करे। राहुल गांधी ने यह भी मांग दोहराते हुए कहा कि कोरोना की सबसे ज्यादा मांग गरीबों पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ता है। देश को भारी संख्या में रोजगार देने वाले उद्योग एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है, आज देश को पैसों की जरूरत है। गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस सरकार के सामने 4 मांगे रखती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि गरीबों के खाते में तुरंत 10,000 रुपए डाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं खासकर भाजपा से कह रही हूं कि राजनीति मत करिए, यह सबको साथ देने का समय है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, तबलीगी जमात में शामिल विदेशी नागरिकों को दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें दिल्ली के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रखे गए तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन सेंटर से तो बाहर निकालने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन वह जिन जगहों पर रहेंगे उन जगहों की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी जाएगी और उनके रहने खाने का खर्च तबलीगी जमात ही उठाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर कर मांग की गई थी कि तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन का वक्त पूरा हो जाने के बावजूद क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जो कि नियमों के खिलाफ है। लिहाजा सरकार को आदेश दिया जाए कि वह इन तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकाले। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और सरकार को निर्देश दिया है कि तबलीगी जमात के लोगों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसी 9 जगह चिन्हित किया जाए जहां पर इन लोगों को रखा जा सके। यह लोग जहां पर भी रहेंगे उसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन के पास मौजूद रहेगी और बिना पुलिस प्रशासन की जानकारी के यह लोग कहीं आ जा नहीं पाएंगे। कोर्ट ने इसके साथ ही निर्देश देते हुए यह भी कहा कि तबलीगी जमात के यह लोग जहां पर भी रहेंगे उनके रहने और खाने का खर्चा तबलीगी जमात ही उठाएगा और उसका सरकारी खजाने से कोई वास्ता नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें जनता कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमित जोगी के ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी दी गई। उन्होंने लिखा है कि 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया। केवल मैंने ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ ने नेता नहीं अपना पिता खोया है। माननीय अजीत जोगी जी 2.5 करोड़ लोगों के अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। गांव गरीब का सहारा, छत्तीसगढ़ का दुलारा हमसे बहुत दूर चला गया। बता दें कि उनका रायपुर के अस्पताल में 21 दिनों से इलाज चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भी उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई थी। शुक्रवार को राजधानी रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में अजीत जोगी ने अंतिम सांस ली। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें 1 जून से लागू होगा लॉकडाउन 5। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का किया मंथन। जी हां, आपको बता दें 1 जून से देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा, लॉकडाउन में छूट मिलेगी या सख्ती बढ़ेगी, सबके मन में अभी इसी तरह के सवाल है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मंथन के शुक्रवार को लॉकडाउन पर मंथन किया। राज्यों से फीडबैक लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से चर्चा करने के लिए पहुंचे। 31 मई को लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में देश भर में कोरोना वायरस से
लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए सरकार एक बार फिर बड़ा फैसला ले सकती है। लॉकडाउन 4 को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन 5 की घोषणा की जा सकती है। हालांकि मोटे तौर पर बंदिशों और छूटों में तारतम्य बैठाते हुए लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू कर दी गई। माना जा रहा है कि 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। संभवतः 15 जून तक लॉकडाउन 5 की घोषणा की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 2 दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई है और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी मुख्यमंत्री से बात की और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार विमर्श लिया। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से मस्त 3 दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शाह ने मुख्यमंत्री से उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें राज्य 1 जून से खोलना चाहता है। देश में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद यह पहली बार था कि पीएम मोदी की जगह इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इससे पहले लॉकडाउन के हर चरण के आखिरी दिनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जानते थे। हालांकि बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद रहते थे। अधिकारियों की माने तो टेलीफोन पर हुई इस बातचीत में अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के 5वें चरण को लागू करने का सुझाव दिया है। अधिकारियों की माने तो मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखने और धीरे धीरे सामान्य जनजीवन की ओर लौटने की बात सुझाई। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार लॉकडाउन के मसले पर अगले 3 दिनों में कोई न कोई फैसला जरूर ले लेगी। गृह मंत्री शाह के अलावा केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों के साथ गुरुवार को इस मसले पर बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ हेमंत कटारे ने कांग्रेस को लेकर कुछ ऐसी बात कही है। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और ग्वालियर के अटेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। जल्द ही उनके नामों का खुलासा कमलनाथ करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हेमंत कटारे ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उपचुनाव में कांग्रेस कई सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल हो रही थी जिसमें हेमंत कटारे सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जा रहा था। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, एमपी 2018 वाले फार्मूला से उपचुनाव जीतेगी कांग्रेस। टिकट के लिए कई शर्तें बनाया है। जी हां, आपको बता दें उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। हर क्षेत्र पर नजर रखने के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी तय की गई है। साथ ही उन क्षेत्रों में वैसे ही लोगों को टिकट भी दिया जाएगा जो जिताऊ होंगे। इसके लिए पार्टी ने फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें फिट बैठने वाले लोगों को ही उपचुनाव में कांग्रेस टिकट दी देगी। दरअसल एमपी में होने वाले उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। चुनाव के नतीजे जिसके पक्ष में आएंगे वही एमपी में राज करेगा। कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी के लिए उपचुनाव को सुनहरे मौके के रूप में देख रही है। यह सुनहरा मौका हाथ में तभी आएगा जब उपचुनाव वाले सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। उपचुनाव की अहमियत को देखते हुए कांग्रेस 2018 का फार्मूला अपनाने जा रही है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनाव वाले सीटों पर इंटरवल सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। कई सीटों की रिपोर्ट उन तक आ भी गई है। कमलनाथ ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी यही फार्मूला अपनाया था। नतीजा यह रहा था कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें आई थी। सर्वे के आधार पर ही पूर्व सीएम कमलनाथ 24 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे।